बिंदापाल उग्रसेन पाल महाविद्यालय के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का हृदय से स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को भूगोल विषय का पहला क्लास ऑनलाइन आपके समक्ष होने जा रहा है। आज हम वायुदाब पेटियों के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन वायुदाब पेटियों से पढ़ने से पहले वायुदाब के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लें कि वायुदाब होता क्या है, क्योंकि वायुदाब के आधार पर ही वायुदाब पेटियां बनती हैं। इसलिए वायुदाब के बारे में थोड़ा सा जानना आवश्यक होता है। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद हवा का जो वजन होता है यानी भार होता है, उसे ही हम वायुदाब के नाम से जानते हैं। उसे ही दूसरे रूप में वायुमंडलीय दाब कहते हैं। दूसरी पॉइंट है, पृथ्वी पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायु स्तंभ के भार को वायुदाब एटमॉस्फेयर प्रेशर कहा जाता है। इसके बाद वायुदाब से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें। वायुदाब को बैरोमीटर नामक यंत्र से मापा जाता है। पृथ्वी पर वायुदाब का सबसे ज्यादा प्रभाव समुद्र तल पर पाया जाता है, यानी कि जो वायुदाब मापा जाता है समुद्र तल पर ही सबसे अधिक इसका प्रभाव होता है और उसी पर ही मापा भी जाता है सबसे अधिक। समुद्र तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार या 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच। ये टॉपिक आपको परीक्षाओं में अक्सर करके पूछी जाती है कि समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है। तो औसत वायुदाब जो होता है 1013.25 मिलीबार, यही आपको लिखना है। अगर पाउंड में पूछेगा तो पाउंड में आपको 14.7 पाउंड प्रति वर्ग इंच ही आप लिखेंगे। ये चीज आप ध्यान रखेंगे, यहाँ गलती नहीं करेंगे। वायुदाब को पास्कल स्केल के रूप में मापा जाता है, किलो पास्कल में भी मापा जाता है, मिलीबार में भी मापा जाता है। समुद्र विज्ञान में यानी मौसम विज्ञान में वायुमंडलीय दाब को हेक्टोपास्कल के रूप में दर्ज किया जाता है, यानी समुद्र विज्ञान के क्षेत्र में वहां पर जो वायुदाब मापा जाता है वायुमंडलीय दाब को हेक्टोपास्कल के रूप में वहां दर्ज किया जाता है, मिलीबार या और में नहीं दर्ज किया जाता है। पृथ्वी पर अब तक का सबसे ज्यादा वायुदाब 19 दिसंबर 2001 ईस्वी को मंगोलिया के टोनसोन तसेगेल नामक स्थान पर 1085.7 हेक्टोपास्कल दर्ज किया गया था। अब तक का सबसे अधिक वायुदाब क्षेत्र इसी क्षेत्र में दर्ज किया गया है। इसके पहले न तो कहीं दर्ज किया गया था, न तो अब तक कहीं दर्ज किया गया है। आते हैं अगले पॉइंट पर, वायुदाब पेटियां। संपूर्ण पृथ्वी पर या ग्लोब पर कह लीजिए वायुदाब की 7 पेटियां पाई जाती हैं। इनमें से 3 पेटियां जो होती हैं तापजन और 4 पेटियां गतिजन होती हैं। जो तापजन पेटियां होती हैं ये आपके विषुवत रेखा ध्रुव दोनों जो होते हैं उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव पर 3 पेटियां जो होती हैं ताप के कारण यानी टेम्परेचर कम और अधिक होने के कारण इनका निर्माण होता है। जो 4 पेटियां होती हैं ये वायु के गति और पृथ्वी के गति के कारण इनका निर्माण होता है। वायुदाब में अंतर की वजह से यानी कि वायुदाब में कम और अधिक होने की वजह से इनमें जो हवा में गति होती है इसे ही हम पवन कहते हैं। जब तक उसमें गति वायुदाब नहीं होगा, कम बेसी नहीं होगा, तब तक हवाएं गति नहीं करेंगी। अब जब हवाएं गति करेंगी उन्हीं को हम पवन कहते हैं। अगली पॉइंट पर आएंगे, वायुदाब की जो पेटियां होती हैं 7,
उनके बारे में एक एक करके पहले उनका नाम जानेंगे। पहली पेटी आपकी जो होती है भूमध्य रेखी निम्न वायुदाब की पेटी। दूसरी पेटी उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब जो उत्तरी गोलार्ध में होता है, इसे हम उपोष्ण उच्च वायुदाब के नाम से भी जानते हैं। तीसरी पेटी, इसे भी हम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब या उपोष्ण उच्च वायुदाब कहते हैं। ये दक्षिण गोलार्ध में पाई जाती है। आपकी चौथी पेटी जो होती है उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी जो उत्तरी गोलार्ध में होती है। और पांचवी पेटी जो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब क्षेत्र दक्षिण गोलार्ध में होता है। छठी पेटी ध्रुवीय उच्च वायुदाब जो उत्तरी गोलार्ध में, और सातवीं पेटी ध्रुवीय उच्च वायुदाब आपके दक्षिण गोलार्ध में। अब इन पेटियों को थोड़ा विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपका जो भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, आपका 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 10 डिग्री दक्षिण गोलार्ध में। इस क्षेत्र को भूमध्य रेखा के नाम से जाना जाता है। जो बीच का रेखा होता है 0 डिग्री, उसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। हमारी पृथ्वी को या ग्लोब को मध्य से बांटने के कारण इसे हम भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। इसी को भूगोल की भाषा में विषुवत रेखा कहते हैं, और इंग्लिश में इक्वल भागों में बांटने के कारण उसे हम इक्वेटर के नाम से जानते हैं। जो 10 डिग्री होता है ये आपका निम्न वायुदाब होता है। निम्न वायुदाब जो 10 डिग्री होता है ये निम्न वायुदाब का क्षेत्र होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर यानी सूर्य की किरणें लंबवत पड़ने के कारण यहाँ ताप वर्ष भर हमेशा अधिक होता है। इसलिए हवाएं गर्म होकर के हल्की हो जाती हैं और पतली हो जाती हैं, जिससे वायुमंडल में चली जाती हैं। इस कारण उस क्षेत्र में हवाएं कम पाई जाती हैं, यानी वायुदाब निम्न हो जाता है। हवाएं कम होती हैं इसलिए वहां पर वायुदाब निम्न हो जाता है। लेकिन इसी के बीच में डोलड्रम पेटी का निर्माण होता है, जिसे हम शांत पेटी कहते हैं। अक्सर करके आप लोग यहीं पर कंफ्यूजन होते हैं, परीक्षाओं में पूछ दिया जाता है डोलड्रम या शांत, तो आप लोग टिक करके चले आते हैं 10 डिग्री उत्तर और दक्षिण को, जबकि वहां आप गलत होते हैं। शांत और डोलड्रम आपका 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण होता है। इसका निर्माण जब हमारी पृथ्वी पर यानी भूमध्य रेखा पर टेम्परेचर के कारण वायु ऊपर चली जाती है, तो ध्रुवों से जो की तरफ से जो हवाएं जाती हैं, ये हवाएं जाती तो हैं क्षैतिज, लेकिन 10 डिग्री जाने के बाद वो 9 पे जाएंगी, 8 पे जाएंगी, 7 पे जाएंगी, 6 पे जाएंगी। वहां तक पहुंचते पहुंचते वो गर्म हो जाती हैं। गर्म होने पर क्षैतिज न जाकर के वो ऊर्ध्वाधर चलने लगती हैं, यानी कि ऊपर वायुमंडल चली जाती हैं। 5 डिग्री में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, इसलिए उस क्षेत्र में और ही निम्न वायुदाब क्षेत्र हो जाता है, और उसी निम्न वायुदाब क्षेत्र को हम डोलड्रम पेटी या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। यहीं पर आपके परीक्षाओं में, अनेक परीक्षाओं में अधिक से अधिक क्वेश्चन उठाए जाते हैं, क्योंकि बच्चे वहां कंफ्यूजन होते हैं। निम्न वायुदाब क्षेत्र हम 10 डिग्री से मानते हैं, सत्य है, बट आपका डोलड्रम जो क्षेत्र होता है, डोलड्रम पेटी, वो बहुत ही निम्न वायुदाब होता है, इसलिए उसे हम डोलड्रम या शांत पेटी के नाम से जानते हैं। अगली टॉपिक पे आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा विषुवत रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं, आपके भारत के दक्षिण से, यानी कि आपका भारत ये भाग अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, अमेरिका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया के ऊपर से होकर निकलती है। आपका 10 डिग्री जो आप अभी पढ़े हैं उत्तर और दक्षिण दोनों, ये आपका यहाँ पर टेम्परेचर अधिक होता है, यानी उच्च निम्न वायुदाब क्षेत्र यहाँ होते हैं इन क्षेत्रों में। इसके बाद आपका डोलड्रम का जो निर्माण होता है, आपका 5 डिग्री ये क्षेत्र पड़ते हैं और ये क्षेत्र पड़ते हैं।
इन क्षेत्रों में आपका वर्ष भर निम्न वायुदाब क्षेत्र होता है। थोड़ा ग्लोब पर और मानचित्र में आपको डिफरेंस होता है, इसलिए मैंने आपको थोड़ा कोशिश किया कि आपको कौन कौन देश उसमें आ जाएंगे, महाद्वीप आ जाएंगे। इसके बाद आप आते हैं अगली वायुदाब पेटी, जिसे हम उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जानते हैं। अब तक जो आपने विषुवत-रेखी पढ़ा, वहां पर निम्न वायुदाब होने का कारण था अधिक टेम्परेचर का होना। यहाँ पर उच्च वायुदाब जो होता है अधिक टेम्परेचर का कारण नहीं होता है। ये आपका 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में और 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री आपके दक्षिणी गोलार्ध में उपोष्ण उच्च वायुदाब का क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर उपोष्ण उच्च वायुदाब होने का कारण, जब भूमध्य रेखा से वायुमंडल में ऊपर जाती हैं, आप लोग पीछे कक्षाओं में ऑफलाइन में पढ़े होंगे कि वायुमंडल में 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 सेंटीग्रेड तापमान की कमी होती है। हवाएं जब वायुमंडल में ऊपर जाती हैं तो धीरे धीरे ऊपर जैसे जाएंगी ठंडा होती जाती हैं और संघनन के कारण वो खारिज हो जाती हैं, यानी कि उसमें दाब अधिक हो जाता है। दाब अधिक होने के कारण वो नीचे आने के लिए तत्पर होती हैं। नीचे तो आती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि वो हवाएं 10 पे से उठती हैं, क्या 10 पे ही गिरेंगी? नहीं। अगर हमारी पृथ्वी गति ना करती तो 10 पे ही गिरती, लेकिन हमारी पृथ्वी गतिमान होती है। जब तक वो हवाएं नीचे आती हैं तब तक पृथ्वी यानी हमारा ग्लोब एक तरह से कह लीजिए घूम चुका होता है। इसलिए वो हवाएं 30 से 35 डिग्री उत्तर और 30 से 35 डिग्री दक्षिण वाले अक्षांश पर आकर गिरती हैं, जिसे हम वहाँ पर पहले हवाएं रहती हैं, वो हवाएं और आती हैं। आने के कारण हवाओं का भार अधिक होता है, इसलिए उस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का निर्माण होता है। इसे ही हम अश्व अक्षांश के नाम से जानते हैं। इसके पीछे एक रोचक घटना हुई थी, कहानी थी। जो पश्चिमी देश के नाविक कह लीजिए या व्यापार करने वाले लोग कह लीजिए, प्राचीन समय में कोई स्टीमर, कोई जहाज नहीं होती थी जिससे हम आसानी से अपना यातायात कर लेते थे। जल ही साधन था। तो उस समय जो नाव चलती थी, उनके नाव होते थे, त्रिपाल लगे होते थे, यानी कि कपड़े का एक त्रिपाल बनाया जाता था और हवाओं से मूव करते थे। कुछ अपने द्वारा उनके जो नाव चलाने के यंत्र रहते होंगे हाथ से चलाते थे। अपने घोड़ों का व्यापार करते थे लोग। घोड़ों को व्यापार करते थे जब, तो ये लोग अपने व्यापार के लिए जब घोड़ों को लाद करके निकले, जैसे वो 30 से 35 डिग्री के क्षेत्र में पहुंचे, यानी कि उच्च वायुदाब क्षेत्र में, यहां पर उनकी नाव जब पहुंची, उच्च वायुदाब होने के कारण इनका बैलेंस नाव का बिगड़ने लगा, क्योंकि उस क्षेत्र में नाव का बैलेंस या जहाज का बैलेंस स्थिर नहीं रह सकता। अगर उसमें गति ज्यादा है तब तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर उस नाव में गति कम है तो वहां पर प्रभाव पड़ता है। तो वो नाविक सोचा कि मेरी नाव का बैलेंस बिगड़ रहा है, इसका मतलब घोड़ों का वजन मेरे चारों, यानी घोड़ों के चारों का वजन अधिक है, इसलिए बिगड़ रहा। उसने क्या किया, उसमें से घोड़े और चारों को फेंकने लगा। धीरे धीरे वो फेंकता गया। वो सोचा कि अब नाव बच जाएगी, अब बच जाएगी। फेंकता गया, उसकी नाव का बैलेंस बिगड़ता गया और आगे जब हल्का होता गया तो उसकी नाव चलती रही। एक समय ऐसा आया कि वो इस क्षेत्र से बाहर आ गया, यानी कि 30 से 35 डिग्री जो उच्च अक्षांश होता है, जहां पर उच्च उपोष्ण कटिबंध कहते हैं, उस क्षेत्र से बाहर आया। उसकी नाव का बैलेंस स्थिर हो गया, क्योंकि वायुदाब के क्षेत्र से बाहर हो गया। इस वजह से उसकी जान बची। वो अपने देश वापस आ गया। पुनः अपने लोगों से चर्चा किया कि आज मेरी जान बच गई, हम व्यापार के लिए जा रहे थे, अगर घोड़ों को ना फेंके होते तो हम नहीं बचते। तो वहां के विद्वानों ने कहा, अरे मूर्ख, वहां के तुम्हें घोड़ों के फेंकने की वजह से तुम नहीं बचे हो। उस क्षेत्र में उच्च वायुदाब का क्षेत्र होता है, जहां यातायात करना इतना आसान नहीं होता है। उसके घोड़े फेंकने की वजह से उसे हम हार्श लैटिट्यूड इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में अश्व अक्षांश के नाम से उसे जानते हैं। अगली टॉपिक पे आते हैं, उपध्रुवी निम्न वायुदाब का क्षेत्र। यह आपका 60 से 65 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध। इस पेटी का निर्माण यहां भी पृथ्वी के गति के कारण ही होती है, गति और हवाओं के मूव के कारण। आप लोगों को अच्छी तरह से पता है
कि जहां पर टेम्परेचर अधिक होता है वायुदाब उसके विपरीत, यानी टेम्परेचर अधिक तो वायुदाब कम, टेम्परेचर कम तो वायुदाब अधिक, यानी कि टेम्परेचर के विपरीत होता है वायुदाब। जैसे ध्रुवों पर टेम्परेचर अधिक होता है, टेम्परेचर कम होता है दोनों ध्रुवों पर, क्योंकि यहां पर बर्फ की चादर ढकी हुई है, आपको भी पता है, सबको पता है, यहां पर दोनों ध्रुवों पर, और इस वजह से वहां वायुदाब अधिक होता है। जब वायुदाब अधिक होता है तो हवाएं अधिक से कम की ओर जाएंगी, क्योंकि हवाएं जब गर्म होकर के खाली हो जाती है उस क्षेत्र को कवर करने के लिए हवाएं उधर मूव करती हैं। तो कुछ हवाएं, पृथ्वी गोल है तो कुछ हवाएं उस पार भी जाएंगी, कुछ हवाएं इस पार आएंगी। जो हवाएं इस पार आती हैं, जो हवाएं इस पार आती हैं, जैसे इधर इधर मूव करेंगी और इधर की हवाएं इधर मूव करेंगी, और जो ये हवाएं होती हैं पृथ्वी की गति के कारण ये हवाएं, कुछ हवाएं उधर जाती हैं और कुछ हवाएं इधर आती हैं। जब ये हवाएं, दोनों हवाएं टकराती हैं, ध्रुवीय हवाएं और उपोष्ण उच्च वायुदाब की हवाएं टकराने के कारण वो हवाएं ऊपर चली जाती हैं, जिससे वहां पर निम्न वायुदाब का क्षेत्र बनता है 60 से 65 डिग्री उत्तर और 60 से 65 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में। यानी कि जो ध्रुवों पर निम्न वायुदाब था वहां कारण टेम्परेचर था, जो तीन मैंने बताया कि तीन जो पेटियां होती हैं, तापजन जो होती हैं, आपकी ध्रुवी, विषुवत-रेखी और उत्तरी ध्रुवी, तीनों टेम्परेचर, यानी कि यहाँ ठंडा होने के कारण उच्च वायु हुआ, आपका ध्रुवी जो है निम्न वायुदाब टेम्परेचर अधिक होने के कारण हुआ। लेकिन यहाँ पर जो निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है दोनों हवाओं के टकराने के कारण बन रहा है। परीक्षाओं में यहाँ जब पूछा था क्वेश्चन कि उप ध्रुवी जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है क्यों होता है, तो बच्चे वहां कंफ्यूजन होते हैं कि उनके दिमाग में होता है कि टेम्परेचर जहां अधिक होता है वहां पर निम्न वायुदाब होता है। वहीं पर गलती करते हैं बच्चे कि निम्न वायुदाब टेम्परेचर का होता है, लेकिन उप ध्रुवी क्षेत्र में जो होता है टेम्परेचर के कारण ना होकर के निम्न वायुदाब दोनों हवाओं के टकराने के कारण होता है। इसके बाद आपका लास्ट पॉइंट, आपका जो ध्रुवी उच्च वायुदाब, ध्रुवी उच्च वायुदाब, दोनों ध्रुवों पर टेम्परेचर बहुत लो होता है, यानी कि दक्षिण गोलार्ध में तो आप घूमने के लिए कभी कभार जा सकते हैं, रह तो नहीं सकते ज्यादा दिन, बट जा सकते हैं, ठंडा रहता है। लेकिन दक्षिण गोलार्ध में आपका पूरा बर्फ से ढका होता है, यानी कि -30, -40, 45 डिग्री होता है, जहां रहना इतना आसान नहीं होता है। तो वहां पर इसलिए उच्च वायुदाब की कंडीशन होती है। इस क्षेत्र में जो हवाएं चलती हैं उसे ध्रुवी पवन के नाम से जाना जाता है। इन पवनों की रास अत्यधिक ठंडी एवं शुष्क होती है, जिससे इन क्षेत्र में प्रायः वर्षा नहीं होती है। इसी के साथ आज का क्लास यहीं पर बंद करते हैं। थैंक यू। अगला क्लास आप लोगों को जल्द ही उपलब्ध